रहता है तो हम बोलते थे कि संतोषजनक हमारी हार्ड है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स, ये क्या कराता है हमारा, ये हमारा एक लैब टेस्ट है, ठीक है। सॉल्यूबल सॉल्ट्स रहेंगे जो हमारे लवण घुलनशील रूप में अगर प्रेजेंट है तो उसको कैसे हम निकालते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर हम घर बना देते हैं, हमारी दीवारें कैसी हो जाएंगी, पैचेस से भरी, मतलब दीवारों पे कैसे हो जाएंगे, पैचेस हो जाएंगे, है ना, सफ़ेद धब्बे आएंगे। अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो पानी के कांटेक्ट में आती है दीवारें और फिर सफ़ेद धब्बे छोड़ती है। द सॉल्यूबल सॉल्ट इफ प्रेजेंट इन ब्रिक विल कॉज इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस मतलब धब्बे वाली या वाइट पैचेस छोड़ना होता है इफ्लोरेसेंस। तो हम इसका टेस्ट लगाते हैं, तो ये वाला टेस्ट हमारा कैसा है, एक प्रकार का लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक फॉर फाइंडिंग आउट प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट इन ब्रिक, कैसे हम निकालते हैं प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट हमारी ईंट में, क्या करते हैं हम, इट इज़ इमर्स्ड इन द वाटर फॉर 24 आवर्स। हमने देखा था वो वीडियो, 24 घंटे के लिए हमने ईंट को पानी में डुबो दिया था, फिर क्या करा था, इसको बाहर निकाला था और ड्राई करा था, काय में, शेड के अंदर, ठीक है, शेड बना करके हमने अलाउ टू ड्राई करा था। द absence of grey or white deposit on the surface indicate absence, अगर ग्रे या वाइट कलर का हमको सरफेस पे कोई धब्बा नहीं दिखता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, कि हमारी ईंट में किसी भी प्रकार का घुलन लवण नहीं है, ठीक है। और अगर इफ वाइट डिपॉजिट कवर्स अबाउट 10% सरफेस, अगर हमारी ईंट की 10% सरफेस ने वाइट, जो वाइट कलर के धब्बे छोड़ दिए हैं, तो क्या बोलेंगे, द इफ्लोरेसेंस इज सेड टू बी स्लाइट, मतलब कुछ मात्रा में हमारे लवण मौजूद है, क्योंकि हमको इफ्लोरेसेंस कम मात्रा में मिला, स्लाइटली मिला। एंड इट इज कंसीडर्ड एज मॉडरेट, मतलब ठीक है, मतलब चल जाएगी ये ईट, मॉडरेट बोला, ठीक है। व्हेन वाइट डिपॉजिट कवर अबाउट 50%, आधी ईंट की सरफेस में से ज़्यादा उसने कवर कर लिया, मतलब 50% से ज़्यादा सरफेस पे सफ़ेद धब्बे हो गए हमारी ईंट पे, तो ये क्या बोलेंगे, इफ़ ग्रे और वाइट डिपॉजिट आर फाउंड मोर देन 50% ऑफ द सरफेस द इफ्लोरेसेंस बिकम हैवी, तो हम क्या बोलेंगे, इस ईंट में बहुत ज़्यादा या बहुत सारा लवण घुलनशील मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो धब्बे हैं वो बहुत 50% से ज़्यादा हमारी सरफेस को घेरे हुए हैं, ठीक है। तो इस ईंट को हम सीरियस ईंट में लेंगे, 10% से कम है तो मॉडरेट बोलेंगे, 50% से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको सीरियस बोलेंगे, ठीक है। व्हेन सच डिपॉजिट आर कन्वर्टेड इनटू पाउडरी मास, अगर पूरा सरफेस हमारे पाउडरी मास में कवर्ड हो जाता है तो वो ईंट किसी भी काम की नहीं रहती, उसमें बहुत सारा घुलनशील मात्रा में लवण होता है। देखो अब अगला क्या दिख रहा है हमको, 5वां टेस्ट है हमारा शेप एंड साइज टेस्ट, ठीक है। क्या शेप से मतलब हमारा 10 मिनट के अंदर मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसको वापस से रीजॉइन कर लेना, ठीक है। शेप एंड साइज टेस्ट मतलब हमारा शेप प्रॉपर और यूनिफॉर्म होना चाहिए और साइज हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। इन दिस टेस्ट ब्रिक इज क्लोजली इंस्पेक्टेड, इट शुड बी स्टैंडर्ड साइज, मतलब स्टैंडर्ड साइज हमारा होना चाहिए और स्टैंडर्ड शेप हमारा ट्रूली रेक्टेंगुलर होना चाहिए, आयतकार शेप इसका होना चाहिए, और कोने कैसे रहने चाहिए, शार्प और नुकीले, मतलब नुकीले से मतलब है पूरे प्रॉपर उनके कोने होने चाहिए, टूटे हुए कोने नहीं होने चाहिए। फॉर दिस पर्पस 20 ब्रिक ऑफ स्टैंडर्ड साइज आर सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने रैंडमली कोई सी भी ब्रिक को सिलेक्ट कर लिया, एंड दे आर स्टॉक्ड लेंथ वाइज अलोंग द विड्थ एंड अलोंग द हाइट, ठीक है। हाइट और विड्थ की 20 हमने क्या करा, ईंटों को ले लिया,
हमको इतना सब कुछ नहीं लिखना, हमको सिर्फ इतना लिखना है कि हमारा शेप कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली रेक्टेंगल आयतकार होना चाहिए, और कोने नुकीले या शार्प होना चाहिए, और साइज कितना होना चाहिए 19 × 9 × 9। देखो में लिखा है ना, तो उसी में या सेंटीमीटर में लिखेंगे तो एक बिंदु आगे लग जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? ये में लिखा हुआ, में लिखते हैं तो सेंटीमीटर में एक 0 बढ़ जाता है। ठीक है, अगला टेस्ट आता है हमारा साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, ये भी एक फील्ड टेस्ट है। इन्होंने क्या बोला है, सारे टेस्ट को क्लब करके लिख दिया। क्लब करके मतलब मिक्स करके लिख दिया। अब हम साउंडनेस टेस्ट को देखते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट को क्या बताया था हमने, जब हम दो ईंट को टकरा करके देखेंगे तो वो कैसा आवाज करनी चाहिए। एक तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाँ, ईंट टूटनी नहीं चाहिए। दो ईंट को अगर टकरा रहे तो ऐसा नहीं कि टकराते टकराते ईंट ही टूट जाए। और दूसरी चीज, अगर टकरा रहे हैं तो आवाज कैसी करनी चाहिए, मेटेलिक रिंगिंग साउंड करना चाहिए। ठीक है, अब अगला आता है हमारा स्ट्रक्चर। ब्रिक का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो ये हम कैसे देखेंगे, इसमें से एक ईंट को हम तोड़ करके अंदर का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, टूटा हुआ स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये हमने नहीं देखा था मगर हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो अगर हम तोड़ करके देखेंगे, जैसे हमारे पास इतनी बड़ी ईंट है तो उसको बीच में से तोड़ करके ऐसे घुमा करके देखा तो हमको खुरदुरा वाला दिखेगा जहाँ से टूटा वाला पार्ट है। ठीक है, तो वो कैसा दिखना चाहिए, होमोजीनियस, एक जैसे कलर का या एक जैसे टेक्सचर का। कॉम्पैक्ट मतलब पूरा दबा हुआ पोला टाइप का नहीं होना चाहिए। एंड फ्री ऑफ एनी डिफेक्ट सच एज, कोई अगर हम तोड़ते तो कोई होल नहीं दिखना चाहिए, कोई लम्प्स नहीं दिखना चाहिए। लंप मतलब गठले टाइप नहीं दिखना चाहिए और कोई होल नहीं दिखना चाहिए। तो कैसे फ्री होना चाहिए ये, एनी प्रकार के डिफेक्ट, कौन से डिफेक्ट, कौन सी खामियों से, होल से और लंप से फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में हम यही 4 पढ़ेंगे। ठीक है, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक मतलब वो सूखी ब्रिक जो जिसको हमने पकाया नहीं है। ठीक है, और ये बर्न्ट ब्रिक मतलब पूरी ईंट जब लाल तरीके से पक गई है और ऐसे कलर की हो गई तो इन्होंने 2 भागों में तोड़ा है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं बैठता है, हमको इनसे मतलब बैठता है। क्यों इससे मतलब बैठता है, क्योंकि इसी से हमको समझ में आता है कि हमको किस प्रकार की ईंटों का चुनाव करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द ब्रिक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क आर बर्न्ट, पूरी अच्छी तरीके से पकी होनी चाहिए, एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी, पहली कौन सी, फर्स्ट क्लास ब्रिक। सेकंड कौन सी, सेकंड क्लास ब्रिक। थर्ड कौन सी, थर्ड क्लास ब्रिक। और फोर्थ जामा ब्रिक या फोर्थ क्लास ब्रिक। इसको फोर्थ वाली को जामा ब्रिक या फोर्थ क्लास ब्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं। दीज ब्रिक आर टेबल मोल्डेड। फर्स्ट क्लास ब्रिक कैसी होनी चाहिए, टेबल मोल्डेड होनी चाहिए, एंड ऑफ स्टैंडर्ड शेप, उसका स्टैंडर्ड शेप होना चाहिए, एंड दे आर बर्न्ट इन क्लीन्स, ये वैसे क्लीन्स में पकी हुई होनी चाहिए, क्लैम्स में पकी हुई नहीं होनी चाहिए। 2 तरह के कल भट्टे पड़े थे हमने, क्लैम्स और क्लीन्स। ठीक है, क्लियर है ना। क्लीन्स मतलब वो पूरे गोल सर्कुलर जिसमें हम ईंट को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पहली क्लास की ब्रिक हमारी काय में पक्की होनी चाहिए, क्लीन्स में पक्की होनी चाहिए। और मोल्डेड मतलब किस प्रकार से उसको बनाई जानी चाहिए, टेबल के ऊपर मोल्डेड ब्रिक हमारी होनी चाहिए। फिर पढ़ते हैं आगे। द सरफेस एंड एजेस ऑफ ब्रिक आर शार्प, कैसी होनी चाहिए, शार्प नुकीली, स्क्वायर होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। स्क्वायर मतलब चौकोर होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। दे कंप्लाई विथ ऑल क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक, ये सारी गुड ब्रिक मतलब अच्छी ब्रिक को ओबे करना चाहिए, जो भी हमारे टेस्ट है उसमें पूरी परिपूर्ण होना चाहिए। विच आर मैंशनड अर्लियर, जो पहले मेंशन करे गए हैं। ठीक है, दीज ब्रिक आर यूज्ड फॉर सुपीरियर वर्क फॉर परमानेंट नेचर, ऐसी ब्रिक को हम अच्छे कामों में या सुपीरियर वर्क में यूज करेंगे जहाँ पर लोड ज़्यादा आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम।
सेकंड क्लास ब्रिक कैसी होनी चाहिए? ग्राउंड मोल्डेड वाली ब्रिक को हम सेकंड क्लास ब्रिक में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे भट्टों में पकी हुई होनी चाहिए। इनकी सरफेस ब्रिक की समवॉट थोड़ी थोड़ी रफ होती है, मतलब चल जाती, जो ब्रिक की सरफेस थोड़ी थोड़ी रफ होगी और शेप भी थोड़ा सा इरेगुलर होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? वो सेकंड क्लास ब्रिक है, ठीक है। इसमें छोटे से बाल बराबर क्रैक हो सकते हैं, मतलब दिख सकते हैं हमको, ये सेकंड क्लास ब्रिक में। मतलब सेकंड क्लास ब्रिक की पहचान क्या है, तो वो बता रहे हैं, ठीक है। ये ब्रिक थोड़ी सी इरेगुलर होगी, है ना। इनके शेप जो होगा थोड़ा सा इरेगुलर होगा और सरफेस थोड़ी सी रफ होगी, और इस वाली ब्रिक में हमको बाल बराबर क्रैक दिख सकते हैं, ठीक है। आइदर एज में नॉट बी शार्प एंड यूनिफॉर्म, या तो हमारी जो एज है वो या तो शार्प नहीं होगी या फिर यूनिफॉर्म नहीं होगी। These brick are commonly used at place where brickwork is to be provided with a कोट ऑफ प्लास्टर। ये वाली ब्रिक हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कॉमनली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे ब्रिक वर्क के ऊपर हमको प्लास्टर की कोटिंग करनी है, वहाँ पर हम सेकेंड क्लास ब्रिक का उपयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? प्लास्टर हो जाएगा तो हमारी ब्रिक क्या हो जाएगी? उसके कोने भी शार्प हो जाएंगे और वो पूरी प्लेन हो जाएगी। प्लास्टर हमारी ब्रिक को कवर कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, थर्ड चीज़ आती है हमारी थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक है। ये कैसी होती है? ग्राउंड मोल्डेड होती है, मतलब हम इसको ग्राउंड पे मोल्डिंग करके बनाते हैं। ये कौन सी होती है? हमारी क्लैम्प्स में पकी हुई होती है, ठीक है। समझ आया? जो सबसे पहला वाला हमने पढ़ा था, अल्टरनेट हमने ईंटों को और फ्यूल को जमाया था कल, याद आया दोनों को? यस मैडम। है ना। तो ये कैसी रहती है? हमारी क्लैम्प्स में पकी हुई ईंटों को हम थर्ड क्लास ब्रिक बोलते हैं। दीज ब्रिक आर नॉट हार्ड, मतलब ये वाली ब्रिक हार्ड नहीं रहती है, हार्ड नेचर की नहीं रहती, कठोर नेचर की नहीं रहती है। दे हैव रफ सरफेस एंड इरेगुलर एंड डिसॉर्टेड एज। इनकी सरफेस कैसी? खुरदुरी होती है, और इनका जो एज होता है, इनकी जो कोने होती हैं या एज होती है, वो कैसी रहती है? इरेगुलर, रेगुलर टाइप में नहीं रहती है। और कैसी रहती है? हमारी एज डिसॉर्टेड रहती है, मतलब बेकार टाइप की रहती है। दीज ब्रिक गिव डल साउंड। ये जब हम दो ईंट को आपस में टकराते हैं तो ये कैसा मेटेलिक रिंगिंग साउंड नहीं देती है, ये थोड़ा सा डल साउंड देती है, थोड़ा सा बेकार सा साउंड देती है, मतलब जो हमारी प्रॉपर ईंट देती है उससे थोड़ा सा डल नेचर का साउंड देती है। दे आर यूज फॉर अनइम्पॉर्टेंट, जो जहाँ हमारा इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, जहाँ ब्रिकों का मतलब उतना तरीके का हमको स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं है, उस जगह पर हम, जहाँ टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो वहाँ पर हम एसी वाली ईंटों का उपयोग कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ रेनफॉल, जहाँ बारिश हैवी नेचर की नहीं होती है, वहाँ भी हम इन ईंटों का उपयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? आया इतना समझ में? अगला हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्लास ब्रिक। दीज ब्रिक आर ओवरबर्न्ट विथ इरेगुलर शेप एंड डार्क कलर। फोर्थ क्लास ब्रिक को हम जामा ब्रिक भी बोलते हैं या फिर ओवरबर्न्ट ब्रिक भी बोलते हैं, जो ज़्यादा पक के डार्क कलर की हो जाती है। देख रहे थे फोर्थ क्लास ब्रिक।
फोर्थ क्लास ब्रिक हमारी जो होती है वो ओवरबर्न्ड भी बोलते हैं उसको, और हम जामा ब्रिक भी उसको बोलते हैं। इस प्रकार की ईंटें क्या होती है, ज़्यादा ही हमारी पक जाती है, जल जाती है। और ये कैसी होती है, शेप में इरेगुलर शेप की होती है और डार्क कलर की होती है। ठीक है, इन ब्रिकों को, दीज ब्रिक आर यूज एज एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। दीज इन ब्रिकों को हम एज एग्रीगेट, गिट्टी के तौर पर कंक्रीट में यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन बनाने में, फ्लोर बनाने में। देखो, एक चीज मैं बताऊं, इसको कंक्रीट में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इन ईंटों को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हमारा फ्लोर के टाइम पे जब हम प्लिंथ बनाते हैं, जहाँ पर हमको सिर्फ भराई करनी होती है या लेवल उठाना होता है, वहाँ पे इन ईंटों का उपयोग करा जा सकता है। प्लस रोड में भी कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमको लेवल अप करना है, ठीक है, गड्ढा है या लेवल उठाना है या लेवल को इंक्रीज करना है, क्योंकि वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना रहता है, उस जगह पे मुरम या फिर सिर्फ फिलिंग मटेरियल चाहिए रहता है। तो फिलिंग मटेरियल में सिर्फ लेवल उठाने का काम होता है, ठीक है। तो उन जगह पे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इन ब्रिकों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट बिकॉज द ओवरबर्nt brick have the compact structure। क्या बोलते हैं कि जो हमारी ज़्यादा पकी हुई ईंट होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, कॉम्पैक्ट बन जाता है, मतलब कड़क बन जाता है, ठीक है। एंड हैंस दे आर सम टाइम फाउंड टू बी स्ट्रोंगर देन इवन द फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो क्या बोल रहे हैं ये, कि कितनी बार ऐसा पाया गया है कि हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ये मजबूत पाई जाती है। कौन सी वाली, हमारी फोर्थ क्लास ब्रिक, जामा ब्रिक या ओवरबर्nt ब्रिक। हाँ, मतलब ये कड़क टाइप के नेचर जैसा फॉलो करती है, मतलब और ज़्यादा ठोस हो जाती है, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती पक पक के, ठीक है। जैसे कैसे कुछ जले हुआ अपन रोटी खाते हैं तो वो कैसी कड़क कड़क हो जाती है, उसको थोड़ी सी ठंडी करते हैं तो और ज़्यादा कड़क हो जाती है, ठीक है। जो हमारी और एक जो हमारी कच्ची रोटी रहती है वो हमेशा सॉफ्ट ही बनी रहती है ना। और हमारी इसके कहते हैं एक मीडियम पकी हुई रोटी, वो ही हम खाते हैं। तो अब जैसे ये ब्रिक का उपयोग क्या है, फिलिंग मटेरियल, ये कड़क टाइप की होती है तो थोड़ी और स्ट्रोंगर हो जाती है, ठीक है। तो इनको हम अलग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जो मटेरियल रहता है वो वेस्ट को वापस से भी हम नए चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो मैडम। ठीक है, अगला देखते हैं हम, यूजेस ऑफ ब्रिक। ब्रिक के उपयोग क्या क्या हैं। अच्छा, इसमें आपको अभी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में कोई भी आपको डाउट किसी भी तरह का हो तो आप पूछ लो। नहीं, काफी ये तो आपने बेसिक पहले है, बता दिया काफी मैम। इजी है, मैंने पहले भी एक बार बता दिया था, फिर भी जैसे बैरागी है क्या लाइन पे, उसको डाउट था, है ना, बैरागी डाउट था क्या मैम तुमको, आपको ब्रिक में कुछ डाउट हेलो था सबसे पहले? हाँ, मैम, क्या आपको ब्रिक के बारे में पहले बताया था वही है कि अभी क्या, हाँ, ये चारों क्या ब्रिक के बताया बारे था में बताया ना, मैंने फर्स्ट अभी, सेकंड? कल ईंट की मैन्युफैक्चरिंग बताई थी, मतलब ईंटों को बनाया कैसे जाता है उसको समझाया था। तो मैं वापस से ये एक बार थॉरो रिवाइज करवा रही हूँ, मतलब जल्दी जल्दी से रिवाइज करा रही हूँ, इनको हम डीप में पढ़ चुके थे पहले, ठीक है। अच्छा ये एक बार से हमारी बुक मेरे पास अभी आई है, मैंने आपको ये दूसरी बुक से पढ़ाया था, तो इसमें एक सिस्टमेटिक मैनर में दिया हुआ है, तो मैं वापस से जो जो चीज़ें सामने आ रही है उनको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा। हमारे ब्रिक के यूजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं हमारी ईंटों के, बताइए। चिनाई में होता है मुख्यतः तो। हाँ, मुख्यतः तो हमारी दीवार बनाने में होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम मेसनरी। देखते हैं डीप में, ये नहीं पढ़ा, मतलब ये पढ़ाया था मगर ये जल्दी जल्दी हमने देखा था, मगर इसको थोड़ा ध्यान से अभी पढ़ लेना। क्यों, क्योंकि इसमें जिस हिसाब की ब्रिक है हमारी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो उनको पर्टिकुलरली कहाँ का हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ बताया गया है, ठीक है। जो पहले क्लास की ब्रिक है, मतलब जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक है और जो सेकंड क्लास की ब्रिक है, उसको हम मुख्यतः या ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ साउंड वर्क, स्पेशली परमानेंट इन नेचर।
जो भी स्ट्रक्चर हम परमानेंट नेचर का बनाते हैं हम उस जगह पर इसको यूज़ करते हैं। कौन सी? फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ब्रिक को। दीज स्ट्रक्चर इंक्लूडेड, इन स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं? हमारी बिल्डिंग, हम जो बिल्डिंग बनाते हैं उनमें यूज़ करते हैं, डैम्स में भी यूज़ करते हैं, रोड में भी यूज़ करते हैं, सीवर मतलब हमारी नालियाँ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रिज के जो पियर बनाए जाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जो हमारे ब्रिज में जो पियर्स होते हैं बड़े बड़े उसमें यूज़ करते हैं। टनल में यूज़ करते हैं, टनल मतलब हमारी सुरंगों में यूज़ करते हैं, और पिचिंग वर्क में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पर हमको पिचिंग करनी है, पालियाँ बनानी है, वैसे वाले कामों में इनको यूज़ करते हैं। हुआ क्लियर? अगर कॉपी हो तो तुरंत तुरंत लिखते भी जाना। ठीक हाँ है, मैडम लिख रहे फर्स्ट हैं, एक क्लास सेकंड। और सेकंड क्लास ब्रिक को कहाँ यूज़ करते हैं? हो गया? मैडम बस वो लिख रहे हैं बस, रोड्स, सीवर, ब्रिज। हाँ हो गया मैडम। ठीक है, आगे देखते हैं। द यूज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज स्पेसिफाइड फॉर ऑब्टेनिंग द आर्किटेक्चरल इफेक्ट ऑन फेस ऑफ स्ट्रक्चर वेयर दे आर kept exposed फॉर द ब्यूटी। कभी कभी हम देखते हैं कि हमको सिर्फ आर्किटेक्चरल व्यू बनाना है, मतलब कहीं कहीं आपने देखा है कि दीवारों पे प्लास्टर नहीं होता है। ठीक है, कहीं हाँ कहीं प्लास्टर नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास प्लास्टर का मटेरियल नहीं है या उन्होंने वैसा बनाया है। इसका सीधा सीधा हमारा मतलब ये है कि जो हमारी ब्रिक का जैसे ये जो भी हमारा आर्किटेक्चर रहता है ऐसा दिखता है, वो हमारी मतलब दीवार ऐसी दिखती है तो उसको क्या मानते हैं हम? सुंदरता की दृष्टि से अच्छा मानते। मगर ये बहुत मतलब ऐसे बीच में मतलब ईंटें फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए और पूरी प्लेन सरफेस की होनी चाहिए। देखा है ना, दीवारों पे प्लास्टर नहीं करते, ऐसी ब्रिकें दिखती है आर्किटेक्चरल व्यू से। और ऐसे तो आजकल वॉलपेपर भी आते हैं जो ईंटों की जैसे लगे हुए रहते हैं, उनको दीवारों पे चिपका दिया जाता है। मतलब अगर ऐसे वॉलपेपर में यहाँ चिपका दूँ तो ऐसा लगे कि जैसे ये ईंटों का क्या है, बना हुआ है, मतलब ईंटों का कैसा बना हुआ है, वॉल बना हुआ है, ऐसा इफेक्ट देता है। तो हम ऐसी ईंटों को जो बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास है, अच्छी तरह से बनी हुई है, पकी हुई है, तो उनको कहाँ लगाते हैं? आर्किटेक्चरल इफेक्ट में भी हम ब्यूटी के लिए एक्सपोज करते हैं। समझ में आया क्या ये पॉइंट? यस मैडम। क्या कर दिया? छपाई नहीं करी हमने, सिर्फ ऐसे ही सिंपल ब्रिक मेसोनरी की दीवार बना दी। देखो, ये दो तरह की हो सकती है, या तो आपको प्लास्टर नहीं करना या आपका बजट नहीं है, या फिर आपको उसकी ब्रिक की जो चिनाई है वो एज इट इज दिखानी है। ठीक है, मतलब उसकी सुंदरता वो अपने आप में ही एक सुंदरता है। मतलब आप एक ईंट को यहाँ जमाओगे, एक ईंट को यहाँ जमाओगे, दूसरी ईंट को इसके ऊपर जमाओगे, तो वो भी एक तरह का हमारा वॉल की डिजाइन में कंसिडर होती है। ठीक है, आया ये पॉइंट समझ में? यस मैडम। अगला पॉइंट देखते हैं। द masonry with second class brick is generally plastered to make smooth surface। क्या बोल रहे हैं? जो सेकंड क्लास की ब्रिक को हम लगाते हैं उसको हम प्लास्टर लगा करके स्मूथ करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड क्लास की ब्रिक हमारी कुछ ना कुछ इरेगुलर शेप में होगी, और कैसी होंगे? उसके कोने टूटे हुए से होंगे और सही तरह से नहीं होंगे। तो इस कारण से जो हम सेकंड क्लास की ब्रिक है उसको जनरली प्लास्टर के साथ में स्मूथ करते हैं, ऑब्टेन ड्यू टू इरेगुलर शेप। किससे? इरेगुलर शेप को शेप में देने के लिए, और जो साइज है ब्रिक का वो भी प्रॉपर देने के लिए। ठीक है, द मोटार रिक्वायर्ड इन ब्रिक मैसोनरी यूजिंग सेकंड क्लास ब्रिक विल ऑल्सो बी मोर। क्या बोल रहे हैं? सेकंड क्लास की ब्रिक को हम मैसोनरी में मुख्यतः यूज करते हैं, और इसको स्मूथिंग के लिए क्या करते हैं? ऊपर से प्लास्टर करते हैं। ठीक है, तो इन प्रकार की ईंटों में प्लास्टर ज्यादा लगता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैडम।
द थर्ड क्लास brick and sun dry brick are used for construction work of temporary nature. जैसे हमको कुछ टेम्परेरी के लिए वो करना है, तो हम यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्लास ब्रिक का उपयोग करेंगे. दीज ब्रिक आर नॉट यूज इन डैम्प सिचुएशन. ये गीली सिचुएशन में इन ईंटों का नहीं यूज़ करेंगे थर्ड क्लास ब्रिक का. क्यों? क्योंकि ये पानी इजीली सोक करके दूसरी जगह पर सीपेज होती है, मतलब सीप करती है, पानी का रिसाव करती है. ठीक है. दूसरी चीज़, पहली तो ये, और दूसरी चीज़ ये सफ़ेद धब्बे भी छोड़ सकती है. और क्या, इसमें प्लास्टर अगर हम करते तो हमारा प्लास्टर उखड़ भी सकता है. क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्लास ब्रिक होती है, हमारी पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है.